अस्सलाम वालेकुम जी। Okay, we are going to start our today lecture. Today we are going to start the past papers of ICAP. तो पहला जो क्वेश्चन है हम लोग करेंगे वो करेंगे जून 2021 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी। तो हम जून 2021 क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ जनाब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता था फॉलोइंग आर द ड्राफ्ट स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ पीएल, सीएल एंड डीएल। तीन के हमें इन्होंने दिए हुए हैं, पी एंड एल बना के दिया है वो। उसके बाद ये कहता है जनाब अदर इंफॉर्मेशन में जो उसने चीज़ें में दी हैं वो कहता है द डिटेल ऑफ बीएल इन्वेस्टमेंट्स इन सीएल एज फ्लोज। बीएल ने जो सीएल में इन्वेस्टमेंट की है, तो हम हमें यहाँ पे देखें कि हमारी मेन कंपनी कौन सी है। हमारी मेन कंपनी जो है वो बीएल है। ठीक है जी। उसके बाद इसने इन्वेस्टमेंट की हुई है सीएल में और डीएल में। तो डीएल और सीएल इसकी सब्सिडीज हो सकती हैं। चेक करते हैं। कहता है जनाब सीएल में इसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो जो इन्वेस्टमेंट से की है वो कैसे की है उसने उसने जैन 2017 में की है 35%, और उसके बाद उसने की है 40%। और ये 40% कब की है इसने, वो 1 अप्रैल 2020 में की है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो कंट्रोल है, कंट्रोल हमारे पास कब आया, कंट्रोल हमारे पास आया यहाँ पे। तो ये भाई डेट ऑफ एक्विजिशन है, इस डेट को ये हमारी सब्सिडी बनी है। और हमारा कितने परसेंट हो गया इसमें, इसमें हमारा 75% है होल्डिंग। ठीक है जी। तो ये हमारी 75% होल्डिंग पे हमारे पास मौजूद है। अच्छा जी, दूसरी बात इसके अंदर क्या है कि ये हमने हमारे जो होल्डिंग वापस आई है ये 1 अप्रैल को आई है। और ये जो अकाउंट्स बन रहे हैं हमारे, वो अकाउंट्स बन रहे हैं दिसंबर 2020 के। इट मींस के हमारे जो कंट्रोल आया है वो इस साल जो 2020 का ईयर है, इस साल में हमारे पास कंट्रोल कितने अरसे के लिए रहा है, सिर्फ 9 मंथ के लिए रहा है। तो हमें क्या करना है, इसका जो पी एंड एल है, पी एंड एल को कन्वर्ट करना है 9 मंथ पे। ठीक है जी। उसके बाद जो है हम उसको इसके अंदर कंसोलिडेट करेंगे। उसके बाद उसने अदर इन्फॉर्मेशन दी हुई है सीएल की। वो कहता है इन एडिशन जो है कुछ इसमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि उसके एसेट्स वगैरह क्या है, हम बाद में पढ़ते हैं अभी। अब हम चलते हैं बीएल पे। बीएल के बारे में क्या कहता है ये कि ये जो कंपनी है इसने एक्वायर्ड की थी जनवरी 2019 में। तो इसमें हमारी होल्डिंग कितनी है और ये हमारी सब्सिडी है कि नहीं है, ये सारा इसके अंदर हम पढ़ के इसको डिटेल में चेक करेंगे। उसके बाद इसकी रिक्वायरमेंट आ जाएगी जनाब, यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज दिया हुआ है, इन्होंने रेट्स दिए हुए हैं। और फाइनली वो कहता है कि द प्रिपेयर बीएल कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। आपने इसका ओसीआई बनाना है और इसका आपने क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2020 इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ आईएफआरएस। Disclosure relating to allocation of profit or loss account and comprehensive income attributable non-controlling interest and owners parent are not required. ठीक है जी। एनसीआई के और पेरेंट का जो डिस्क्लोजर वो हमने नहीं दे रहे, हमें यहाँ पे पीएनडल बनाना है और हमने क्या बनाना है, इसका हमने ओसीआई बनाना है। इंफॉर्मेशन देखें क्या दी हुई इसने। कहता है रेवेन्यू दिया हुआ है, रेवेन्यू दिया हुआ हमें, कॉस्ट ऑफ सेल दी हुई है, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया उसने, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिए हुए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है, अदर इनकम, फाइनेंशियल कॉस्टेज एंड नेट प्रॉफिट। अब पहला काम जो हमने करना है, हमने ये करना है कि जो सीएल हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है सीएल की, कि इसने सीएल का जो कंट्रोल है वो 2020 में 9 महीने के लिए रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको 9 महीने पर कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 9/12 से, तो ये आ जाएगा आपका 2700। ठीक है जी। इसका भी डेटो करते हैं।
इसको करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 1395। ठीक है जी, हम सारा P&L जो है वो हम ले आते हैं 9 मंथ पे। इसको भी हम डिटो करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 585 एंड 120 को आप करेंगे तो आ जाएगा आपका 90 एंड फाइनली 135। तो ये जहाँ हमने पहला काम क्या किया, हमें ये पता था कि ये कंट्रोल जो है 9 महीने के लिए रहा है हमारे पास, तो हमने इसका जब पीरियड है वो भी 9 महीने पे कन्वर्ट कर लिया। अभी 9 महीने का P&L जो है वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब हमारे ये जो फिगर्स है, अगर मैं इसको जो है वो कैंसिल कर दूं कि ये फिगर जो है हमारी अभी किसी काम की नहीं रही, तो मैं इसको जरा कैंसिल कर देता हूँ ताकि हमें कंफ्यूज ना करे। ठीक हो गया जी। चलो जी, अब आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है हमें। कहता है जनाब, डिटेल ऑफ बिहेवियर इन्वेस्टमेंट इन सीएल एज एक्सप्लोर। वो कहता है 1 जनवरी 2017 को इसने इन्वेस्टमेंट की, 35% उसकी होल्डिंग ली। मार्केट प्राइस जो है उसने दी हुई है कि मार्केट वैल्यू क्या, फेयर वैल्यू क्या थी फर्स्ट जब उसकी ये। अच्छा, यहाँ पे जो है ये इसकी एसोसिएट बनेगी, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट जो है 35% है। तो वो बता रहा है आपको कि मार्केट प्राइस जो है जब एसोसिएट बनी तब क्या थी, और जब कंट्रोल आया तब क्या थी, कैश पेमेंट कितनी की है उसने, ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट उसने इन्वेस्टमेंट की है इसमें, ये इसकी इन्वेस्टमेंट है। वो कहता है नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, एक शेयर 10 रुपए का है, तो अगर 10 रुपए का शेयर है तो 10 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे, 300 शेयर इसके पास है जो उसने कैपिटल इशू किया हुआ है। उसके बाद कहता है जनाब रिटेन अर्निंग जो है वो उस टाइम जो है वो जनवरी में 600 थी, और अब जो है वो जब एक्विजिशन हुई है तो 1300 होगी। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो पहली इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास ये है कि एसोसिएट कन्वर्ट हो गई है सब्सिडीज में। तो हम ऐसे करते हैं, एसोसिएट का चैप्टर क्लोज कर लेते हैं कि एसोसिएट क्या थी, उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है वो सब्सिडी की बात करेंगे। तो अगर हम एसोसिएट की बात करें तो हमें ये पता लग रहा है यहाँ से कि एसोसिएट जो है उसकी फेयर वैल्यू क्या है, ये जो इसने इन्वेस्टमेंट की हुई है 1000, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है एसोसिएट में 1100। ठीक है जी। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, इस पे एसोसिएट कौन सा मेथड लगता है, इस पे इक्विटी मेथड लगता है। अगर मैं इक्विटी मेथड करके देखूं तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा इन्वेस्टमेंट कितने की है, इन्वेस्टमेंट उसने की हुई है 1100 की। ठीक है जी, स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट की उसने। उसके बाद देखेंगे इसका प्रॉफिट कितना है, इसका प्रॉफिट में शेयर कितना है। तो आप देखें कि जब तक वो एसोसिएट रही, वो यहां से लेके यहां तक एसोसिएट रही, इसका जो डिफरेंस है वो कितना है, 700 से उसने प्रॉफिट अर्न किया जब उसने एसोसिएट उसकी बनी, और जब वो कंट्रोल आया उस पीरियड के दरमियान का अगर आप डिफरेंस देखें जो प्रॉफिट का है, उसने 700 प्रॉफिट कमाया। उस 700 प्रॉफिट में हमारा शेयर कितना है 35%। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा 245 जो है हमें प्रॉफिट अर्न हुआ, तो उससे हमारी इन्वेस्टमेंट जो है इंक्रीज होएगी। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, दोनों को जमा करेंगे अगर हम, इतनी हमारी जो है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो 1 अप्रैल 2020 को आ रही है। अब हमारी फेयर वैल्यू कितनी है, हम देखें हमारी आज की फेयर वैल्यू क्या है, फेयर वैल्यू कितनी है इस इन्वेस्टमेंट की। अगर फेयर वैल्यू का इसका जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। अब इसकी फेयर वैल्यू अगर कैलकुलेट करें हम, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए जी फेयर वैल्यू इसकी निकालते हैं यहाँ पे। फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है, वो कहता है 300 शेयर है इसका। ठीक है जी, 300 शेयर, मार्केट प्राइस क्या है उसकी, आज की मार्केट प्राइस क्या है 15 रुपए। ठीक है जी, और हमारा शेयर कितना है 35%, तो ये आपका आ जाएगा 1575।
तो ये हमने इसकी फेयर वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो फेयर वैल्यू अब यहाँ से अगर माइनस करें 1575, तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो आपका आ जाएगा 230। तो ये आपका प्रॉफिट होगा ऑन द डिस्पोजल ऑफ एसोसिएट। ठीक है जी। तो ये जो प्रॉफिट आपको होगा, इसको आप क्या करें, इसको हम अदर इनकम में ऐड कर लेते हैं। ये हमारे पास अदर इनकम आ रही है। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे इसको बना के रखा हुआ है। तो अदर इनकम में मैं इसको क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा चेंज कर लें। $2,700, 1395, 585, 120 का 90 और 180 का 135। ये आपका आ गया 9/12 पे। अब मैंने कहा भाई जो अदर इनकम है वो इसमें आप 230 इसमें ऐड कर लें। ठीक हो गया जी। तो अदर इनकम अदर इनकम जो हमारी एसोसिएट से इनकम है उसको हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। चलिए जी, ये वाली इन्फॉर्मेशन हो गई। एसोसिएट हमारी एसोसिएट वाला चैप्टर जो है हमारा क्लोज हो गया। ठीक है जी। अब एक चीज रह गई इसमें, वो क्या रह गई कि जो प्रॉफिट हुआ है इसको 900, ये जो 900 प्रॉफिट हो रहा है एसोसिएट का, इसमें भी शेयर है। जो करंट ईयर का प्रॉफिट हुआ है उसमें जो है वो 3 मंथ के लिए जो एसोसिएट है हमारे पास, उस 3 महीने का शेयर निकाल लें। शेयर ऑफ एसोसिएट इन करंट ईयर प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट। तो करंट ईयर का प्रॉफिट उसका 900 है। इसका हम लेंगे 3/12, 3 महीने तक एसोसिएट रही है, और उसका हम लेंगे 35%, तो वो हमारा आ जाएगा 79। तो अभी 79 जो है ये भी आप इसमें ऐड कर लें। ठीक हो गई। तो यहाँ तक हमारा हमारा जो चैप्टर था एसोसिएट का जो काम था वो हमारा खत्म हो गया, कि एसोसिएट से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन हमें दी गई थी वो सारी को हमने एक्सट्रैक्ट करके अपने अपने पीआईआर के अंदर मर्ज कर लिया। अब ये हमारी एसोसिएट कंसोलिडेटेड हमारी सब्सिडी बन गई है। अब हम देखते हैं कि सब्सिडी बनने के बाद इसके साथ क्या होता है। वो कहता है जनाब जब सब्सिडी आपकी बनती है तो क्या होता है, कहता है इन एडिशन टू कैश पेमेंट, ये जो कैश पेमेंट हुई है इसके अलावा क्या है, इन एडिशन टू कैश पेमेंट, ये कैश पेमेंट आपकी हुई है, इसके अलावा क्या हुआ, और 4,000 on 1st April it was agreed on acquisition that further cash of 320 would be paid in March 2021। उसने कहा मार्च 2021 में, हमारे अकाउंट्स को बन रहे हैं दिसंबर 2020 तक के बन रहे हैं, तो उसके 3 महीने बाद नेक्स्ट ईयर 3 महीने बाद क्या होगा, हम उसको एक और पेमेंट करेंगे। कितनी पेमेंट करेंगे, 320 रुपए की, 320 मिलियन की। इफ, अब कंडीशन लगा दी उसने, कंडीशन क्या है, इफ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2020 वुड बी मोर देन 500 मिलियन, अगर आपका प्रॉफिट जो है वो मोर देन 500 मिलियन होगा तो फिर हम आपको 320 मिलियन और पे करेंगे। द फेयर वैल्यू ऑफ दिस कंसिडरेशन ऑन एक्विजिशन डेट एस्टिमेटेड टू 240। वो कहता है उसकी इसकी आज की फेयर वैल्यू क्या है, उसकी आज की फेयर वैल्यू जो है वो 240 मिलियन है। जो हमें 320 मिलियन पे करना है उसकी आज की फेयर वैल्यू कितनी है, वो 240 मिलियन है। इस एडजस्टमेंट में क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि हमने 1400 जो है उसको पे करना है आज 1 अप्रैल 2020 को, लेकिन हम इस कंपनी को सीएल को क्या करेंगे, हम 320 मिलियन रुपए और पे करेंगे अगर उसका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज कर जाए 500 मिलियन से। अभी इसका प्रॉफिट कितना आ रहा है, इसका प्रॉफिट 900 मिलियन आ रहा है। अगर इसमें 5 मिलियन प्लस कर गया ये अगले साल 2021 में, तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको एक एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे जो होगी वो 320 मिलियन की होगी। और उसकी आज की फेयर वैल्यू क्या है, उसकी जो आज की फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू एवरेज पोजीशन एट एक्विजिशन डेट, आज जब एक्विजिशन हो रही है तो उस डेट पे उसकी वैल्यू कितनी है, वो 240 है। ठीक है जी। अब आप ये देखें कि आपकी टोटल कॉस्ट कितनी है 320 और आपकी फेयर वैल्यू कितनी है
240, इसका डिफरेंस कितना आया? इसका डिफरेंस आया 80। ठीक है जी, तो ये 80 क्या हो गया? आपको लॉस हो गया। ठीक है ना जी, कि मेरी जो वैल्यू थी वो गिर के 240 रह गई है, तो ये मेरा लॉस हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, इस लॉस को मैं ऐड कर लेता हूँ अपने ऑपरेटिंग लॉस में, इसके साथ मैं इसको ऐड कर लेता हूँ माइनस में। ठीक है जी, जहां मसला आपको लगे ना कि समझ नहीं आ रही, तो आप वहीं पे मुझे क्वेश्चन करिएगा, मैं आपको वहीं से क्लियर कर दूंगा। चलो जी, ये भी हमने कर लिया, हमने ये भी देख लिया कि ये इन्वेस्टमेंट कैसे आ रही है। अब हम, जी नसीम साहब को क्वेश्चन है कोई आपका? माइक ऑन हो गया आपका, आपकी आवाज नहीं आ रही। नसीम साहब आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, आप कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, आवाज नहीं आ रही। आप चैट रूम में लिख दें अगर कोई मसला है तो, आपकी आवाज नहीं मुझ तक पहुंच रही। जी यही कॉन्टिजेंट लायबिलिटी वाला केस में दोबारा। और सर कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी तो है ही नहीं, किधर है कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी? ये कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी नहीं है, ये आपने पे करना ही करना है उसको। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे कंडीशंस आ रही है। कंडीशंस क्या आ रही हैं कि वो कहता है कि आपकी ये 500 मिलियन जो है वो आपको करना ही करना है। ठीक है, और 5 मिलियन आप करेंगे तो अब आपको 350 पे करेंगे। लेकिन अब जब 320 में पे करूंगा और मेरी उसकी वैल्यू वैल्यू कितनी है, 240 है, तो मेरा लॉस तो हो गया ना। तो वो लॉस को मैंने आज बुक कर लिया। आज दिसंबर है, मुझे नेक्स्ट ईयर पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन मुझे इतना पता है कि लॉस होने वाला है कि 80 मिलियन तो जाएगा मेरा। ठीक है, तो 80 मिलियन जो है मेरी कॉस्ट है, मैं इसको मैं आज बुक कर लेता हूँ, मैंने बुक कर लिया उसको। ठीक है जी, चले आगे। कहता है ऑन एक्विजिशन डेट सीएल फेयर वैल्यू ऑफ इट्स नेट एसेट्स वाज इक्वल टू देयर कैरिंग वैल्यू। वो कहता है उसके नेट एसेट्स जो है उसके कैरिंग वैल्यू के बराबर ही हैं, एक्सेप्ट क्या, एक्सेप्ट क्या जी, इन्वेंट्री व्हिच वाज कैरिड एट 600 मिलियन and had a fair value of 960 million. 40% of that is still included in CL inventory on 31 December. तो उसकी जो कैरिंग वैल्यू है, कैरिंग वैल्यू कितनी दी हुई है उसने, कैरिंग अमाउंट कितनी है, 600 है, और उसकी फेयर वैल्यू कितनी दी हुई है उसने, फेयर वैल्यू जो है वो 960 है। इसका कितने परसेंट आपके पास मौजूद है अभी? 40% आपके पास मौजूद है, 60% आप इसको इसको बेच चुके हैं। ठीक है जी, तो यहां पे देखें, यहां जो बात आपसे कर रहा है वो ये कर रहा है, वो कहता है इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी हुई इसकी। आप देखें इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी हुई, 960 से 600 माइनस करें तो आप देखें कितना कॉस्ट इंक्रीज हुआ इसका। इसका इंक्रीज जो हुआ वो 360 हुआ। आपने देखना है कि आपके एसेट्स जो वैल्यू है उसकी वैसे फेयर वैल्यू क्या है, तो एसेट की जो फेयर वैल्यू बढ़ती है उसको आप ऐड करते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी इन्वेंट्री कितनी वैल्यू से बढ़ी है। तो हमने का जो मेरी इन्वेंट्री बढ़ी है वो 360 से बढ़ी है, कैरिंग अमाउंट तो आ रही होगी बुक से, फेयर वैल्यू 960 है, तो इंक्रीज कितना हुआ, 360 से हुआ। लेकिन इसका 60% कहाँ गया, 60% जो है इसका वो सोल्ड हो गया। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने कहा कि 60% जो है हमने इसका सेल कर दिया है, और बाकी जो है हमारा इन्वेंट्री जो है वो इंक्रीज कितने से हुई है, वो हमारी, जब हम क्या परचेस कंसिडरेशन बनाएंगे तो उसमें 360 को ऐड करेंगे। ठीक है जी, जब हम इसकी गुडविल कैलकुलेट करने जाएंगे तब हम क्या करेंगे, 360 को इसमें ऐड करेंगे हम। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं कि ये जिस तरह आप, मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जब आप एसेट्स को ऐड करते हैं, आपको एसेट्स ऐड करते हैं, फेयर वैल्यू इंक्रीज करते हैं उसकी, तो अभी आप क्या करते हैं, उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं उस साल। ठीक है ना, जब आप कहते हैं ये डेप्रिसिएशन एसेट जो है वो 1 महीने से बढ़ गया और उसकी लाइफ 10 साल है, तो उसको 10 पे डिवाइड करके उतनी आप 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो इसी तरह ये इसकी डेप्रिसिएशन समझ लें आपके, हमने हमने क्या कहा कि जो सोल्ड हो गया है उसकी डेप्रिसिएशन है 216। ठीक है जी, तो इस 216 क्या है, ये हमारी डेप्रिसिएशन होगी, इसको जो है हम चार्ज कर लेंगे।
अब ये कहाँ चार्ज करेंगे? इन्वेंट्री जो है आपकी कम हुई है, ठीक है जी, तो वो हमारी कहाँ पड़ी हुई है? कॉस्ट ऑफ सेल में पड़ी हुई है। तो ये जो कॉस्ट ऑफ सेल है इसके अंदर क्या करेंगे? इसको चार्ज करेंगे 216 से। जब आपकी इन्वेंट्री कम होती है तो कॉस्ट ऑफ सेल क्या होती है? कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ती है। क्लोजिंग इन्वेंट्री है ना ये, क्लोजिंग इन्वेंट्री जब आपकी रिड्यूस होगी तो कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज होगी। तो मैंने क्या किया, जितना वो हमारा एक्सपेंस था उससे मैंने उसको एक्सपेंस को इंक्रीज कर लिया। ठीक हो गया जी? ये ट्रीटमेंट समझ आ गया आपको कि मैंने कैसे किया? 216 रुपए का मैंने एक्सपेंस बुक कर लिया, आप समझे डेप्रिसिएशन बुक कर ली मैंने। अगर ये एसेट होता तो मैं इसकी डेप्रिसिएशन बुक कर लेता, तो मैंने इसकी डेप्रिसिएशन बुक कर ली। अच्छा जी, आगे क्या कहता है जी? आगे कहता है जी 40% बैंक लोन ऑफ 800 million। 800 million का लोन का मार्कअप पेड एनुअली ऑन 31st March while entire principal would be paid on 31st March 2022 on acquisition date। सिमिलर लोन एट 10% मार्कअप। वो कहता है आपने एक लोन लिया हुआ 14% पे, कितने का? 800 का। लेकिन एक्विजिशन डेट पे पता लगा कि ये जो 10% है, ये 14% जो है बेसिकली 10% पे चल रहा है लोन। जब आपने एक्वायर्ड किया उस टाइम अभी सीएलए लोन लिया हुआ 14% पे, और लोन की अमाउंट कितनी है? 800 million। लेकिन जब एक्विजिशन हुई है उस समय ने कहा हमने यार रेट तो 10% चल रहा है, आपने 14% पे लिया हुआ। ठीक है जी, तो इसका ट्रीटमेंट देखते हैं हम कैसे करना है। देखे जी, सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप लोन लें, लोन की जरा बनाए, ईयर कितना है आपका? आपका ईयर 1 और ईयर 2, 2 साल का लोन है आपका। कैश फ्लो कितनी है आपकी? कैश फ्लो कितनी जनाब इसकी? वो कहता है आपका 800 का लोन है, 800 का लोन है, इसका कितने परसेंट इंटरेस्ट है? 14%। कितना आएगा? 114%, इसका 112 पर annum। ठीक है जी, 112 इसकी कैश फ्लो है। तो हम कहेंगे पहले साल क्या होगा? 112 रुपये पे करने पड़ेंगे। दूसरे साल क्या होगा? 112 रुपये इसके इंटरेस्ट के पे करना पड़ेंगे, प्लस 800 जो है इसका प्रिंसिपल पे करना पड़ेगा हमें। डिस्काउंट फैक्टर क्या है? 10%। 10% अगर आप लें तो वो हो जाएगा 0.9090 और 0.826। ठीक है जी, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी यहाँ पे, प्रेजेंट वैल्यू इसकी आ जाएगी 102 और 752, टोटल आ जाएगी ये आपकी 856। ठीक है जी, करंट वैल्यू कितनी है? 800। इसका मतलब क्या हुआ कि 56 से क्या हुआ, इसकी फेयर वैल्यू इंक्रीज कर गई। लोन की फेयर वैल्यू जो है वो 56 से इंक्रीज कर गई। ठीक है जी, उसके बाद देखे क्या हुआ जनाब। अब ईयर 1 में क्या हुआ? ईयर 1 में आपका इंटरेस्ट आया 112, लेकिन आपका पीरियड कितना है? 9/12। तो आपको कितना देना पड़ेगा इंटरेस्ट? जो आपको चार्ज करना पड़ेगा वो 84 चार्ज करना पड़ेगा। ये आपकी क्या कर रही है? ये आपकी कर रही है फाइनेंशियल कॉस्ट। ठीक है जी, उसके बाद हमने कहा कि अब जो लोन है वो लोन कितना हो गया आपका? 856। इस पे आपने लेना है 10%। इसको आप करेंगे 9/12, तो ये आपका हो जाएगा 64। इसका मतलब क्या हुआ? ये 20 जो है ये आपको गेन हो गया। आपको इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये बात समझ में आई? तो हमारे पास क्या हुआ, हमने कहा ये जो गेन होगा हमारा, ये आपका क्या है? फाइनेंशियल कॉस्ट जो है इसको कम कर लेते हैं हम। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में क्या करेंगे हम? 20 को ऐड कर लेते हैं। ठीक है जी, ये हमारा इंटरेस्ट जो है बच जाएगा।
ठीक है जी। बजाय इंटरेस्ट पे करने के हमें इंटरेस्ट इनकम हो गई है। चलें जी आगे। अच्छा जी आगे आ गया ये, आगे बी आ जाएगा। चले अच्छा अब इसे आप देखें, अब हम क्या करेंगे, हम इसकी गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम इसकी गुडविल कैलकुलेट करते हैं जनाब। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए भी क्या चाहिए, हम पिछले फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जैसे पहले इस्तेमाल करते थे। हम कैसे निकालेंगे, इसका कैपिटल लेंगे। कैपिटल कितना दिया हुआ जनाब, ठीक है, 3000 कैपिटल दिया हुआ उसने। रिटेन अर्निंग कितनी है, रिटेन अर्निंग कितनी जब हमने एक्विजिशन किया है, 1300 दी हुई है। ठीक हो गया जी। हमने कहा जो एसेट्स है इंक्रीज हुआ, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कितने से इंक्रीज हुई, 360 से इन्वेंट्री इंक्रीज हुई। इन्वेंट्री 360 से इंक्रीज हुई। ठीक है जी। और लोन कितने से इंक्रीज हुआ हमारा, लोन की वैल्यू जो इंक्रीज हुई हमारी वो इंक्रीज हुई 56 से। ठीक है जी, सबको जमा करें तो हो जाएगा 4604। ये क्या आपका है, ये आपका है नेट आइडेंटिफाइड नेट एसेट्स। इस पे आप निकाल लें एनसीआई एट द रेट ऑफ 25%। तो इसका 25% आप देंगे तो ये आपका आ जाएगा एनसीआई। ठीक होगा जी। तो ये आपका जनाब एक मिनट, थोड़ा सा मुझे लग रहा है डाउट हो रहा है। ये 56 3000 प्लस 1300 प्लस 360 माइनस 56। ठीक है ना। तो ये 56 माइनस में आएगा, ये प्लस में नहीं आएगा क्योंकि लायबिलिटी इंक्रीज हुई है। मुझे यहाँ पर डाउट हो रहा था कि मैंने गलत लिख दिया। चलो जी, ठीक हो गया जी। तो यहाँ से हमने एनसीआई कैलकुलेट कर लिया इसका, और हमने यहाँ से इसके आईएनए जो है कैलकुलेट कर लिए हैं। अब यहाँ पे जनाब इसके हम जो है वो गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। यहीं पे जगह है हमारे पास, चलें यहाँ पे कर लेते हैं। तो गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको बस पता है भाई क्या है। हमने जनाब इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू कितनी है, फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है, हमने इन्वेस्टमेंट की 1575 की। ठीक है जी, एसोसिएट भी हमने इन्वेस्टमेंट की थी ना 1575 की, ये हमारी वैल्यू आ रही है 1575। इसके अंदर हमने मजीद कैश कितना पे किया, पेमेंट कितने की 1400 हमने पे किया। और हमने क्या किया, हमने का जो फ्यूचर पेमेंट करनी है, हमने फ्यूचर पेमेंट जो हमने करनी है उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, उसकी वैल्यू जो है वो 240 है फेयर वैल्यू। जो हमें 320 पे करना है उसकी वैल्यू कितनी है, 240 है। तो इस सबको जो जमा कर ले आप, तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो टोटल हो जाएगी वो 3215 हो जाएगी। इसमें से जब आप एनसीआई इसमें ऐड कर लें, एनसीआई हमने कितना निकाला पीछे, एनसीआई हमने निकाला पीछे 1151। इसको जमा करें आप तो ये आपको आ जाएगा 4366। उसमें से आप माइनस करें नेट एसेट्स, आईएनए, आईएनए हमने भी कैलकुलेट किया पीछे 4604। तो जनाब ये आपका आ गया 238। आपका आ गया कैपिटल रिजर्व्स, ये बजाय गुडविल आने के ये अब क्या आ गया, ये कैपिटल रिजर्व आ गया, माइनस में आ गया। तो कैपिटल रिजर्व जो है वो आईएफआरएस 3 क्या कहता है, जो कैपिटल रिजर्व होगा वो पीएनएल को चार्ज कर दें आप। ये कैपिटल रिजर्व नहीं बनता, पहले कभी कैपिटल रिजर्व बनता था तो लायबिलिटी बनता था, लेकिन अभी स्टैंडर्ड कहता है कि जो आपका रिजर्व आ रहा है इसको आप पीएनएल को चार्ज करें सीधा। ठीक है जी।
तो P&L में जो है हम 238 जो है ऐड कर लेते हैं अपनी अदर इनकम में। ठीक हो गया जी। तो इसके साथ ही हमारी सारी एडजस्टमेंट जो थी, यहाँ तक जो एडजस्टमेंट थी हमारी 1 to 3, ये हमारी कवर हो गई सारी। इससे जितनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन वापस आनी थी वो सब के सब जो है हमने निकाल के जो है वो ऐड कर ली हुई है। ठीक है जी। अब हम चलते हैं बीएल की तरफ। बीएल के बारे में क्या क्वेश्चन कहता है? कहता है जब बीएल ऑन 1 जनवरी 2019 बीएल एक्वायर्ड 80% ऑफ शेयर होल्डिंग ऑफ डीएल। अब इसने डीएल में कितनी इन्वेस्टमेंट की है? इसने इसने डीएल में इन्वेस्टमेंट की है 80% for $120 million on acquisition date. Fair value of DL net assets equal to their carrying value except for an office building whose fair value is higher than carrying amount by 10 million, remaining useful life of 5 years. वो कह रहा है उसके एसेट्स जो है, हमने डीएल को एक्वायर किया, डीएल में एक्विजिशन हमारी कितनी है? 80% है, और ये एक्विजिशन कब हुई है? 1 जनवरी 2019 को हुई है। और हमारी बैलेंस शीट डेट क्या है? बैलेंस शीट डेट दिसंबर 2020 है, यानी कि 2 साल पहले हमने इसको एक्वायर किया था। ठीक है, 2 साल पहले हमने इसको एक्वायर किया, और उस वक्त जो था, उस वक्त हमने 120 मिलियन जो है वो डॉलर पे किया इसको एक्वायर करने के लिए। हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है? 120 मिलियन है। वो कहता है इसके नेट एसेट्स हैं वो कैरिंग वैल्यू पे ही थे, लेकिन जो उसकी जो सिर्फ एक बिल्डिंग थी उसकी वैल्यू जो है वो 10 मिलियन ज्यादा है, और उसकी लाइफ जो है वो 5 साल है। तो उसको 10 मिलियन को 5 साल पे डिवाइड करके डेप्रिसिएशन निकाल ली। देयर इज नो गुडविल, नो बार्गेन। अब यहाँ पे गुडविल आई नहीं तो हमें गुडविल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, एक्विजिशन में गुडविल कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर उसने कहा गुडविल नहीं है, तो हमें वो सारी वर्किंग एनसीआई भी नहीं निकालने की जरूरत है, सब कुछ करने की जरूरत नहीं है हमें। उसके बाद द प्रॉफिट, रियल प्रॉफिट फॉर द ईयर 2019 को जो है वो 2014 मिलियन दिया हुआ है। DL was not acquired exclusively with a view to resale. However, owing to difficulties in managing cash, such major geographical operations, BL disposed of its entire shareholding in DL for 200 million on December 2020। चला जी, तो जिस डेट पे हमने अकाउंट्स बनाने हैं उसी डेट पे हमने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। The sale proceed was carried to revenue. No other adjustments has been made on disposal. उसने कहा जनाब ये 200 मिलियन जो आपने सेल किया, इसको आपने क्या किया? इसको आपने रेवेन्यू में ऐड कर लिया। तो पहले आप बात क्या करें? रेवेन्यू को तो कम करें। रेवेन्यू में से आप क्या करें? रेवेन्यू में से आप प्लस करें और माइनस कर दें 2000। ठीक है जी, ये हमने क्यों किया? हमने इसलिए किया कि IFRS 5 जो कहता है, वो IFRS 5 ये कहता है कि जो आपकी नॉर्मल आउटपुट है उसको जो आप सोल्ड करते हैं तो वही आपका रेवेन्यू बनता है। जब आप एसेट्स वगैरह या दूसरी चीजें सेल करते हैं जो आपका बिजनेस नहीं है, वो आपका रेवेन्यू नहीं बन सकता। ठीक है जी, तो यहाँ पे उसने उसको सेल समझ लिया था, तो वो सेल नहीं थी उसकी, तो हम सेल से उसको माइनस कर देंगे। पहली बात हो गई। चलें जी आगे चलते हैं, बाद में क्या हुआ जी? अब वो कहता है द एक्सचेंज रेट उसे दिए हुए हैं। एक्सचेंज रेट कब के दिए हुए हैं? जनवरी 2019 का दिया हुआ है, दिसंबर का दिया हुआ है। उसने दोनों साल के एवरेज दिए हुए हैं, और दिसंबर 2020 का दिया हुआ है। जनवरी का ओपनिंग, जनवरी का क्लोजिंग, 2019 का ओपनिंग, 2019 का क्लोजिंग, 2020 का क्लोजिंग, और उसने एवरेज दिए हुए हैं 19 और 20 के। उसका कहता है द इनकम एंड एक्सपेंसेस फॉर ऑल द कंपनीज मे बी अज्यूम्ड हैव एक्रूड इवनली थ्रू आउट द पीरियड। तो वो हम ऑलरेडी 9/12 कर चुके हैं। वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी थी, अगर ना दी होती तो हम उसको 9/12 को किसी और तरीके से एडजस्ट करते। BL value non controlling interest on the acquisition date at its appropriate share of fair value of net identified assets। तो net identified assets पे जो है उसकी NCA निकालनी है। वो हमने भी जो NCA जो निकाली थी वो ऑलरेडी हमने जो है net identified asset पे ही निकाली थी, INA पे। ठीक है ना जी, ये INA होता है, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिफाई नेट एसेट्स। INA हमने निकाला था पीछे, ठीक है ना, ये देखिए INA निकाला था हमने, तो इसी पे हमने जो है उसकी NCI को कैलकुलेट किया था, वो ये बात कर रहा है। चले जी, अब हम बात करते हैं जनाब इसकी
यहाँ पे आपसे बात कर रहा है कि 2009 में 2019 में क्या हुआ। 2019 में उसने क्या किया, उसने कहा कि हमने इन्वेस्टमेंट की 120 मिलियन की, 120 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हमने की, और हमें कितने परसेंट मिला शेयर, 80% मिला। अगर हम इसको रिवर्स कर दे 80 को, तो ये 100% पे आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसके नेट एसेट्स थे वो 1.5 मिलियन के थे, 1500 मिलियन के इसके एसेट्स बन गए। ये क्या बन गया इसका, ये इसके बन गए आइडेंटिफाइड नेट एसेट्स ऑफ डीएल। ठीक है जी। तो हमने यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी कि हमारा जो शेयर है वो 120 मिलियन है, वो किसी चीज का 80% है, तो वो 100% क्या होगा, वो 100% होगा 1500, सॉरी 150 आएगा। तो ये 150 जो है ये आपका क्या है, ये आपका एसेट्स है। अब 1 जनवरी को आपका रेट दिया हुआ एक्सचेंज रेट, ये एक्सचेंज रेट दिया हुआ आपको 10 रुपए का। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको रुपीस बनाना चाहूँ तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये आपका 1500 जो है ये रुपीस आ जाएगा। तो ओपनिंग एसेट जो थे 1500 जो थे ये आपका ओपनिंग एसेट्स बन गए। इसको मैं ये कह सकता हूँ ये मेरे ओपनिंग एसेट्स हैं। डीएल के ओपनिंग एसेट्स कितने हैं, 1500। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए जी, पी एंड एल के अंदर आप जाएं तो ये तो डिस्पोज हो गई ना, अब ये हो गया डिस्पोज ऑफ। तो जब ये डिस्पोज ऑफ हो गई है सब्सिडी, तो इसको अभी कंसोलिडेशन में तो नहीं आएगी। तो अब ये कह सकते हैं कि ये सारी की सारी जो है हमारे किसी काम की नहीं है, सिर्फ ये चीज काम की है 18। हमें प्रॉफिट जो हुआ है, प्रॉफिट हमारा जो है वो हम देखते हैं कितना हुआ, हमें प्रॉफिट कितना हुआ, 18 का प्रॉफिट हुआ हमारा। अभी जो इसकी डेप्रिसिएशन है, इसकी डेप्रिसिएशन निकाले आप, तो ये 2 पर ईयर आएगी, 2 मिलियन पर एनम इसकी जो है वो डेप्रिसिएशन आएगी। हमें इसका प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट हमें हुआ है इसका 18 मिलियन। इसमें से हम क्या करेंगे, 2 मिलियन जो है हमारी डेप्रिसिएशन निकल जाएगी, तो हम कहेंगे जनाब इसका 60 मिलियन जो है उसका प्रॉफिट आया है। इसको रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो इस पर कौन सा रेट लगाएंगे, इस पर हम एवरेज रेट लगाएंगे 2020 का 10.5। तो इसको मैं 10.5 लगाऊंगा, तो ये आपका आ जाएगा 168 रुपीज। तो ये मेरे प्रॉफिट की वर्किंग होगी। तो दो वर्किंग हमने की, हमने पहली वर्किंग क्या की, पहली वर्किंग हमने ये की है कि हमने इसका ओपनिंग एसेट्स बनाया, फिर हमने कहा कि करंट ईयर में इसको कितना प्रॉफिट हुआ वो हमने 2 नंबर पे कैलकुलेट किया। ठीक है जी। अब इसके आप बनाते हैं क्लोजिंग एसेट्स। क्लोजिंग एसेट्स अगर इसके बनाए यहाँ पे, ये बना लेते हैं क्लोजिंग एसेट्स। आप देखें जो ओपनिंग एसेट्स कितने थे इसके, 150 के थे, प्लस प्रॉफिट कितना हुआ 16। ठीक है जी, मैं इसका पेन चेंज करता हूँ, 16 प्लस 150, तो कितना हो गया आपका, वन 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 सॉरी 162, सॉरी 150 प्लस 162, 162 कैसे हो गया, प्लस 16, ओके।
सॉरी, अच्छा 1 मिनट, तो इसमें पहले इसको ये निकालना, पहले इसका प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट फॉर 2019, ये इसका प्रॉफिट दिया हुआ इन्होंने 2019 का, ठीक है जी। ये आपका है 14, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 12। तो मैं इसके जो एसेट्स बनाएंगे, हम इसके एसेट्स यहाँ बनाते हैं, इसके जो एसेट्स है मैं यहाँ बनाता हूँ, बल्कि इधर ही बनाते हैं प्रेस पे, रजिस्टर पे। हमने कहा कि इसका ओपनिंग एसेट्स कितना है, ओपनिंग 2019 में हमने 150 लिया, ठीक है जी। 2019 का प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 14 माइनस 2 16 12, तो ये हो गया आपका 162, राइट। उसके बाद प्रॉफिट 2020, वो आपका बैलेंस शीट में दिया हुआ 18, उसमें डेप्रिसिएशन माइनस किया आपने 2, तो ये आपका आ गया 16, तो ये टोटल आपका आ जाएगा 178। और इसको आप रेट लगाएंगे, क्लोजिंग रेट लगाएंगे जो उसने दिया हुआ क्वेश्चन में हमें 10.5, ठीक है जी। बैलेंस शीट को बैलेंस शीट का रेट लगेगा, एक मिनट यार, पेन को कुछ मसला हो गया है। अच्छा जी, यहाँ बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट पे कौन सा रेट गया, एवरेज रेट गया। एवरेज रेट जो लगता है वो आपका P&L पे लगता है, ठीक है जी। तो अभी बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं हम, क्लोजिंग एसेट अपने बनाए, तो इसको जो रेट लगेगा वो लगेगा आपका 11.5, ठीक है जी। तो 11.5 जो हमारा यहाँ पे रेट लग जाएगा इंटू 11.50, तो ये आपका क्लोजिंग एसेट्स कितने आ जाएंगे 2047, ठीक है जी। तो आपके अब मैं आके लिखते हूँ, अगर हमने कहा ओपनिंग एसेट्स कितने हैं, ओपनिंग एसेट हमने कैलकुलेट किए इसके 1500, ये 2019 के थे। और क्लोजिंग कितना है आपका 2020 का जो है हमने कैलकुलेट कर लिया 2047, ठीक हो गया जी। चलें जी आगे देखते हैं जी। सेल की इंफॉर्मेशन हमने कर ली है, ये भी हमने कर लिया, गुडविल हमने कैलकुलेट कर ली, इसकी डेप्रिसिएशन हमने कर ली है। अब इसकी इसमें से अब जो है इसका हम जो है निकालते हैं कि इसका हमने ईयरली क्या वर्किंग की है। तो वर्किंग हमने इसको इस तरह की है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2019 में हमने क्या किया और 2020 में क्या किया, ठीक है जी। तो INA कितने थे हमारे, हमने स्टार्ट किया 1500 से, ठीक है जी। उसमें प्रॉफिट ऐड किया, प्रॉफिट हमने कितने लिया, प्रॉफिट हमने लिया 12 इंटू 9.5 इंटू 114, ओके जी। इस साल का प्रॉफिट आया 114, तो क्लोजिंग बचा हमारा 1614, राइट जी। लेकिन हमारे बनते कितने हैं, हमारा क्लोजिंग एसेट्स बना, हमने प्रॉफिट ऐड किया तो हमारा बना, लेकिन हमारा एक्चुअली कितना बनता है 2019 का हमारा बनता कितना है 2019 में के एंड पे क्लोजिंग कितना बनेगा हमारा, यहाँ बना लेते हैं। हमने कहा हमारा ओपनिंग कितना था 150 था, और प्रॉफिट कितना हमने ऐड किया 12, तो ये आपका बन गया 162। इसको रेट क्या लगाना है आपने, इसका रेट जो है वो दिया हुआ 19 का रेट नोट पे दिया हुआ आपको, तो इसको नोट पे से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये आपका आ जाएगा 1458,
2019 का क्लोजिंग एसेट। ठीक है जी, क्लोजिंग एसेट्स 1458, तो डिफरेंस कितना आ गया आपका 156 आपका जो है वो, ये आपको आ गया एक्सचेंज लॉस, एक्सचेंज गेन ऑब्लिक लॉस। ठीक है जी, तो 2000 पूरा हो गया 19, 2019 का ये ओपनिंग चला गया। इस साल का प्रॉफिट कितना आया आपका 168, पीछे हमने कैलकुलेट किया है, तो ये टोटल आपका हो जाएगा 1626। ठीक है जी, और इसके एसेट्स कितने कैलकुलेट किए हमने 2047, तो यहां से आपको गेन हो गया 421 का, तो नेट शेल में आपको क्या हुआ 265 का आपको जो है टोटल 265 मिलियन का गेन हो गया। इसमें आपका शेयर कितना है 80%, तो ये आपका इस तक बन गया 212 जो है आपका शेयर बन गया, कितना आपको गेन हुआ। इससे ज्यादा जो आपका प्रॉफिट आया है, इस प्रॉफिट में भी आपका 80% शेयर है, तो ये आपका 80% आप लेंगे तो आप तक आ जाएगा 168। ठीक हो गया जी, और आपका जो नेट एसेट्स हैं, क्लोजिंग एसेट्स जो हैं, उसके अंदर आपका 80% है, वो कितना है 1637.60, ये आपका आप लूज करेंगे। और आपको आपकी सेल कितने से हुई है, सेल आपकी हुई है 2000 से। ठीक है जी, तो 2000 सेल हुई, प्रॉफिट का 80%, गेन और एक्सचेंज का 80%, और आपके जो क्लोजिंग एसेट्स है वो आपके चले गए हैं, 80% चला गया है, तो आपको कितना हो गया प्रॉफिट 7,742.40 जो है आपको क्या हो गया, ये आपको प्रॉफिट हो गया ऑन द डिस्पोजल ऑफ। ये जो आपका प्रॉफिट है ये आपका कहलाएगा प्रॉफिट ऑन डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। ये जो आपका चल रहा है आपका ये सारा कंटिन्यू ऑपरेशन चल रहा है, तो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन से कितना हुआ आपको, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन से आपको कितना हो गया वो आप यहाँ पे लिखेंगे, आपको कितना प्रॉफिट हुआ 742.7040। और ये जो ऑपरेशन चल रहा है ये आपका क्या चल रहा है, ये आपका ऑपरेटिंग कंटिन्यू ऑपरेशन चल रहा है। ठीक है जी, अब इसको आप जमा कर लें सारों को, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आपका कितना आ जाएगा जनाब, ये आ जाएगा 10,200, 216 प्लस 139.5, ये आपका आ जाएगा 5,111,50,89। इसको आप जमा करें तो ये माइनस हो जाएगा आपका 3415। उसके बाद जनाब आपकी 305 प्लस 230 प्लस 38 प्लस 90 प्लस 79, तो इसको आप जमा कर लें सारे को, तो ये आपका आ जाएगा 863 प्लस 79 जो आपने एक्स्ट्रा ही दिया हुआ है। उसके बाद जनाब आप इसको कर लें 135 प्लस 20 माइनस 240, तो ये आपका आ जाएगा 355, और टोटल आपका आ जाएगा 2261। तो सही है, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, और ये आपका आ गया डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। इसका ओसीआई जो है मैं यहाँ बना देता हूँ आपको, ताकि आपको जो ओसीआई जो है वो इसका यहीं से बन जाएगा, तो हम इसका ओसीआई यहीं पे बना देते हैं। ओसीआई में कहते हैं आप इसका ओसीआई बना दें, तो ओसीआई के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, ओसीआई के अंदर जो चीजें आएंगी वो आपकी ये अच्छी आएंगी, मैं यहीं पे हाईलाइट कर देता हूँ। एक तो ये आपका ओसीआई में आएगा। ठीक है, जब आप इसका ओसीआई देखेंगे उधर सिस्टम में बना हुआ है, तो वहां पे ये फिगर आएंगी आपका, ये जो है वो दो चीजें जो है ये ओसीआई में आएंगी। इसके आप आगे आप सोल्यूशन देखेंगे तो उसने इसका ओसीआई यही बनाया हुआ, ये जो दो फिगर्स है आपका, आपका जो टोटल गेन है अनरियलाइज गेन जो है आपका एक ये, और प्लस आपका जो शेयर है ये आपका ओसीआई में आएगा। तो आप क्या करेंगे, ओसीआई कैसे बनाएंगे, टोटल गेन उसमें से आपका शेयर कितना है
तो बाकी OCI में क्या रह जाएगा 209। तो ये आपका OCI बन जाएगा, यहाँ से ये आपका OCI बन गया। ठीक है जी, तो यहाँ से आई कि आपने OCI बनाया इसका। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ जनाब। किसी के पास अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं यहाँ पे, फिर हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है जून 2021 का ही है, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें आया हुआ। अगला क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चलो जी, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? कहता है जनाब डिटरमिन द रिवाइज अमाउंट ऑफ टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द इफेक्ट ऑफ द अबव करेक्शन। वो कहता है रिवाइज अमाउंट जो है वो टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी आप निकाल दें। तो वो हम यहाँ पे साथ साथ जो है इसको लिखते जाएंगे, ये मैंने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हम इसकी जो है रिवाइज अमाउंट जो है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद कहता है इसकी जो दूसरी चीज उसने मांगी है वो कहता है कि प्रिपेयर द ICI कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2020 अलोंग विद कंपैरेटिव फिगर्स आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द इफेक्ट ऑफ द अबव करेक्शन। वो कहता है इसका जो है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इक्विटी बना दें। 15 नंबर का क्वेश्चन ये है, और इसके एसेट्स और लायबिलिटीज जो है वो भी जो है आप रिवाइज कर दें। तो दो रिक्वायरमेंट है इसकी, वो हम साथ साथ जो है हम जो है वो साथ साथ जो है दोनों चीजें करेंगे ताकि हमें ये चीज समझ। तो एसेट्स हम यहाँ सारे फिल करेंगे इसके, और उसके बाद जो है नीचे हम इसकी जो OCI है वो भी हम साथ साथ जो है इसके इसके कैलकुलेट करेंगे। या हम ऐसा करते हैं पहले एसेट देख लेते हैं, OCI को हम बाद में देख लेंगे, ताकि अलग अलग दोनों काम हो जाए हमारे। ठीक है जी, तो सबसे पहले इसका ओपनिंग चाहिए हमें। तो ओपनिंग हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में जनाब, कहाँ पे दिया हुआ है? जहाँ क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इक्विटी में जाएगी, और कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी वो जाएगी एसेट्स एंड लायबिलिटीज में। तो पहले हम रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन लेते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज की, उसके बाद हम OCI को करते हैं। तो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है एसेट्स की वो यहाँ पे दी हुई है। वो कहता है जनाब जो एसेट्स जो है नेट प्रॉफिट फॉर 220 एज पर ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड अमाउंटेड टू ₹440। तो उसका जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो दोनों सालों को दिया हुआ है 240 और 315। ठीक है जी, तो 200 315 और 440 हमने यहाँ पे ओपनिंग में रख लिया। उसके बाद बात करता है जनाब, कहता है कि ऑफ विच 60 मिलियन एंड 550 बट एट्रीब्यूटेड नॉन NCI। तो वो NCI क्या है उसका इन्फॉर्मेशन जो है हम रिटेन अर्निंग में इस्तेमाल करेंगे। उसका तो कहता है जनाब द ड्राफ्ट, ये भी जो इन्फॉर्मेशन है एसेट्स की है, द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट पोजीशन ऑन दिसंबर शोज दैट एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स उसने दी हुई है हमें 3820 और लायबिलिटी दी हुई है 985। तो ये हमने यहाँ पे जो ओपनिंग इन्फॉर्मेशन थी वो हमने यहाँ पे फीड कर ली। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारी इन्फॉर्मेशन सारी आ गई। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है, आगे जो पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स आपके जो है वो रिलेट करते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज से। तो हम यहाँ पे उसको डील करते हैं। नंबर 1 यहाँ जनाब वो कहता है on 1 जनवरी 2019 को क्या हुआ? ICL acquired an asset on lease at semi annual rental of 90 million payable in arrear of 5 years। वो कहता है 1 जनवरी 2019 को उसने क्या किया, उसने 1 जनवरी 2019 को एक जो है एसेट जो है वो लीज पे लिया, और उसकी लाइफ कितनी है 5 इयर्स है, और उसने 6 महीने के बाद जो है उसकी इंस्टॉलमेंट पे करनी 90 मिलियन। दो अकाउंटिंग फॉर द बोथ इयर्स हैव बीन मेड। आज 2 साल हो चुके हैं। आज की डेट क्या है? आज की डेट है 31/12/2020 जब बैठे हुए हैं। तो 2019 और 2020 2 साल गुजर चुके हैं, 2 साल की काउंटिंग हो चुकी है। The accountant was not taken into account the fact that after expiry of first 6 months, both the lessee and the lessor has the right to terminate the lease at any time without permission
from the other party with no penalty. Discount rate is 8%, 10% per annum. अब देखिए जी होता क्या है, अगर आप थोड़ा सा इसको रिकॉल करें, होता ये है कि यहाँ पे मैंने लीज दी, ये मेरा ईयर 1 है, मैंने कहा मेरी लीज जो है वो 10 साल की है, इसको मैं क्या कहूंगा, इसको मैं कहूंगा ये मेरा नॉन कैंसिलेबल पीरियड है, नॉन कैंसिलेबल पर, ये मेरा नॉन कैंसिलेबल पीरियड है। अब अगर मैं कहता हूं कि पहले 2 साल जो है आपका, वो कहता है पहले जो 2 साल है इसमें क्या है, इसमें आपका आपने रेंट पे नहीं करना, यहाँ पे आपको कोई पेमेंट नहीं करनी, रेंट फ्री पीरियड। ठीक है, पहले 2 साल रेंट पे, अब लीज टर्म कितनी हुई, अब लीज टर्म कितनी हुई, 10 years, क्योंकि वो जो पहले हमने रेंट फ्री पीरियड किया है वो भी इसका पार्ट होता है, नॉन कैंसिलेबल पीरियड का पार्ट होता है। तो मैं कहूँगा लीज टर्म मेरे 3 ईयर है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मुझे जो है एक 2 साल का क्या है, इसके बाद क्या है, 12 साल तक क्या है, ये मुझे एक्सटेंशन मिल सकती है। और अगर लेसी लेसी ये कहे कि मुझको एक्सटेंशन लेनी है, तो वो इस पीरियड को 12 ईयर कर देगा। ठीक है जी। लेकिन अगर लेकिन अगर मैं ये कहूं कि 5 साल तक तो ठीक है, 5 साल से लेके 10 साल तक ये टर्मिनेशन पीरियड है। टर्मिनेशन पीरियड मीन कि इस पीरियड में लेसी चाहे या लेसर चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। अगर 5 साल से लेके 10 साल का जो पीरियड है उसमें अगर ये ऑप्शन दे दी जाए कि जनाब आप चाहे तो टर्मिनेट कर सकते हैं, तो स्टैंडर्ड आपको ये कहता है कि अब जो लीज टर्म है, लीज टर्म जो है वो कितनी रह जाएगी, वो 5 ईयर रह जाएगी। टर्मिनेशन जो पीरियड होता है वो लीज का पार्ट नहीं होता। ठीक है जी। आगे इसके डिफरेंट कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि अगर टर्मिनेशन का राइट्स लेसर और लेसी दोनों के पास हो तो हम उसको काउंट नहीं करते, हम कहेंगे ये टर्मिनेशन पीरियड जो है ये लीज टर्म में शामिल नहीं है, उससे पहले का जो पोर्शन है वो लीज टर्म है। दूसरी ऑप्शन क्या है, दूसरी ऑप्शन ये है कि हमने सिर्फ लेसी के पास ये ऑप्शन है कि वो टर्मिनेट कर सकता है, लेसर के पास नहीं है। तो जब लेसी के पास है तो लेसी ये देखेगा कि क्या उसने टर्मिनेट करना है कि नहीं करना है, अगर उसका जहन नहीं है करने का तो हम उस टर्मिनेशन पीरियड को पार्ट ऑफ नॉन कैंसिलेबल पीरियड मान लेंगे। तीसरी ऑप्शन क्या है कि ये राइट सिर्फ लेसर के पास है, यहाँ पे राइट्स किसके पास है, लेसी के पास है। तो लेसी के जब पास है तो वो लेसी डिसाइड करेगा कि यार उसने रखनी कि नहीं रखनी, और अगर उसे रखनी है तो वो उसको काउंट कर लेगा नॉन कैंसिलेबल पीरियड में। लेकिन अगर टर्म लेसर के पास है तो इसको हम काउंट कर लेंगे। लेकिन अगर दोनों के पास है, जैसे हमारा केस है यहाँ पे, तो इस केस में क्या होगा, हम इस पीरियड को काउंट नहीं करेंगे। अब जरा दोबारा देखें, कहता है ऑल्दो द काउंटिंग ऑफ बोथ द हैव बीन मेड, वो दोनों साल की काउंटिंग काउंटिंग हो चुकी है क्योंकि 2 साल गुजर चुके हैं, अगले 3 साल बाकी है, अकाउंटिंग बिल्कुल रिलीज के हिसाब से हो रही है। द अकाउंटेंट हैज नॉट taken into account that the fact that the expiry date of the first 6 months both the lessee and the lessor has the right to terminate the lease। तो दोनों के पास जब राइट्स होंगे तो वो पीरियड जो है, वो टर्मिनेशन वाला पीरियड जो है वो नॉन कैंसिलेबल पीरियड का पार्ट नहीं होगा, वो लीज टर्म में नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लीज है ही नहीं, वो 2 साल तक गलत काउंटिंग करता रहा। ठीक है जी। तो ये हमारी लीज ही नहीं है, अकाउंटिंग गलत होती रही है 2 साल तक। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, हम इसको वापस जो है ऐड बैक करेंगे अपने एसेट्स के अंदर। ठीक है जी। हम इसको एसेट्स के अंदर ऐड बैक करेंगे, इसकी जो लाइबिलिटी बुक करके बैठा हुआ उसको लाइबिलिटी को भी डिस्चार्ज कर देंगे, वो लाइबिलिटी हमारी लाइबिलिटी है ही नहीं। ठीक है जी। और इसका जो इंटरेस्ट है उसका जो इफेक्ट है हम P&L के अंदर देंगे। ठीक है जी। तो अभी सारी वर्किंग हम करने लगा हूं, अब देखिए हमारा
स्टार्टिंग डेट क्या है 1/1/2019, लीज टर्म क्या है 5 इयर्स, इंस्टॉलमेंट कितनी है 90 मिलियन 6 मंथली, और इंटरेस्ट रेट क्या है 10%। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ, ठीक है जी। तो वो 2 साल तक लीज की काउंटिंग करी जा रहा है, तो उसने लीज के हिसाब से एसेट लायबिलिटी बना के लेके आ रहा है वो, उसको जो है अब हमने खत्म करना है। तो इसके लिए पहले क्या करते हैं, पहले इसका आसान तरीका क्या है, हम इसका पहले स्केड्यूल बना लेते हैं ताकि चीजें जो है हमारी क्लियर हो जाए कि हो क्या रहा है, ठीक है जी। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ लेते हैं डेट, हमारे पास आज की डेट क्या है 1/1/2019। उसके बाद जब पहली इंस्टॉलमेंट पे होगी उसकी, वो पे होगी 30/6/2019 को, ठीक है जी। उसके बाद जनाब इसकी अगली इंस्टॉलमेंट का पे होगी 31/12/2019 को, फिर 30/6/2020 और 31/12/2020 हमारी आज की डेट आ गई, ठीक है जी। तो ओपनिंग बैलेंस क्या है हमारा ठीक है जी। तो यहां देखें आपका ओपनिंग बैलेंस क्या आ रहा है, आपने कहा कि जो लीज पेमेंट होगी वो 19 पेमेंट होगी, यहाँ पे इसका लीज की अमाउंट बना लें, इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। आपने कहा 90 की हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे इसकी, ठीक है जी। 90 मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूँ, 90 की एक इंस्टॉलमेंट होगी, ठीक है जी। और इंस्टॉलमेंट है कितनी आपकी 10 इंस्टॉलमेंट है, 5 साल के लिए 6 मंथली इंस्टॉलमेंट है, तो 10 साल के इंस्टॉलमेंट है, तो मुझे डिस्काउंट फैक्टर क्या है मेरे पास 10% का डिस्काउंट फैक्टर है। अब ये 10% का जो डिस्काउंट फैक्टर है ना जी, ये सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट है, हर 6 महीने के बाद इंस्टॉलमेंट हो रही है इसकी, ठीक है। अब वो जो 6 महीने की जो इंस्टॉलमेंट है ना, तो 6 महीने का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर वहां पास अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम इसका 5% ले लेते हैं कि साल का 5% होगा। अगर 6 मंथ का 10% है तो साल का कितना होगा, साल का 5% होगा, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, हम इसका जो डिस्काउंट फैक्टर है वो जो है वो 5% करके उसको 10 साल के लिए ले लेंगे, क्योंकि वो सेमी एनुअल जो इंस्टॉलमेंट होती है, सेमी एनुअली जो है प्रेजेंट वैल्यू टेबल नहीं हमारे पास, हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू टेबल है वो एनुअल के हिसाब से है, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, इसका डिस्काउंट फैक्टर को क्या करेंगे, हम इसको इसको डिस्काउंट आधा कर लेंगे और जो पीरियड है वो डबल कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 5% के हिसाब से 10 साल का जो है वो लेंगे प्रेजेंट वैल्यू टेबल में, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7.712 और ये आपका आ जाएगा 695, ये इसकी लाइबिलिटी की जो है आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये प्रेजेंट वैल्यू मैं यहाँ रखता हूँ 695, ठीक है जी। इस पे इंटरेस्ट कितना है 5% हमने कर लिया हुआ है, तो इस पर 5% इंटरेस्ट आप ऐड करें तो वो आपका आ जाएगा 34.75। इंस्टॉलमेंट आपने कितनी पे करनी है 90 की इंस्टॉलमेंट आपने पे करनी है, और आपकी आ जाएगी नेट प्रेजेंट वैल्यू 639.75, 639.75 ओपनिंग आ गया आपका। इसका आपने लिया 5%, 90 आपने पेमेंट की, तो ये आपका आ गया 581.74, 581.74 इधर आया। इसका आपने इंटरेस्ट लिया 29.09 और इस पे आपने 90 की पेमेंट कर दी, तो आपका बैलेंस आ गया 520.83, 520.83। इस पे इंटरेस्ट आया आपका 26.04, 90 की इंस्टॉलमेंट आपने पे की
तो बैलेंस आया आपका 556.87। ठीक है जी, तो ये आपका जनाब आ गया लायबिलिटी का बैलेंस। ये वो बैलेंस है लायबिलिटी का जो आपकी लायबिलिटी इस टाइम स्टैंड कर रही है। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, अपनी लायबिलिटीज को जो है वो इस वैल्यू से कम करेंगे। ये आपकी लायबिलिटीज आ रही है 456.87 माइनस में। ठीक है जी, तो आप क्या करेंगे, जो लायबिलिटी ये आपकी स्टैंड कर रही होगी बैलेंस शीट में, क्योंकि 2 साल से काउंटिंग करता हुआ आ रहा है, तो हमें कहेंगे जनाब ये लायबिलिटी अभी नहीं चाहिए क्योंकि हमारी लीज तो है नहीं है, तो लायबिलिटी को हम जो है 456.87 से जो है अपनी लायबिलिटी को कम कर लेंगे। ठीक है जी, इसका एसेट भी बना लें यहाँ पे कि एसेट कितने की वैल्यू का बनेगा। आपका एसेट जो है प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, ये 5 साल की है, अभी 2 साल तो निकल गए, तो इसको 3/5 कर लें, तो वो आपका आ जाएगा 417। तो ये आपकी वैल्यू आएगी एसेट्स की। तो इतने से क्या होगा, इतने से आपका एसेट कम हो जाएगा। ठीक हो गया जी, तो लायबिलिटी भी हमने कम कर ली, आपने एसेट भी कम कर लिया, आपका लीज आई नहीं। अब आप आते हैं इंटरेस्ट की तरफ। ठीक है जी, इंटरेस्ट का हमने इसकी वर्किंग की है। यहां देखें जी, इंटरेस्ट का एलिमेंट कितना है, इस इंटरेस्ट का एलिमेंट क्या है यहाँ पे, 2019 का इंटरेस्ट, 2020 का इंटरेस्ट। 2019 का इंटरेस्ट कितना है 66.75 और 2020 का इंटरेस्ट कितना हमारा 55.13। ठीक है जी, तो ये जो है हम यहाँ पे आके ऐड कर लेते हैं। इंटरेस्ट कितना है हमारा 55.13 और पिछले साल का हमारा क्या है 66.74। ठीक है जी, तो शेड्यूल से हमारे इंटरेस्ट की फिगर भी आ गई, हमारी उसकी फिगर्स भी आ गई। अच्छा जी, इसकी डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करनी है हमने जनाब, डेप्रिसिएशन हमारी ईयरली डेप्रिसिएशन कितनी बनती है, यहाँ देखें जरा, डेप्रिसिएशन कितनी बनेगी आपकी 695 इंटू 1/5, 5 साल का है ना, तो 139 आएगा, ये आपकी आ जाएगी डेप्रिसिएशन। तो ये आप डेप्रिसिएशन जो है प्रॉफिट में माइनस कर दें, रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन 139 हम इसमें ऐड कर लें। ठीक है जी, और लीज रेंटल क्या है, लीज रेंटल आप एक्सप्रेस बना चुके हैं। ठीक है, हर साल आप कितना रेंट पे करते हैं, आप कितना रेंट पे करते हैं हर साल 180। ठीक है जी, तो 180 जो है आप अपना एक्सपेंस बना होगा आपको, अब एक्सपेंस को जो है वो रिवर्स कर लें। ठीक हो गया जी, रेंट एक्सपेंस जो है आपका 180 आपने रेंट पे करना है, तो उसको आप रेंट एक्सपेंस में शो कर दें। तो ये जनाब आपका पहला क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट हो गया है लीज का। तो लीज में हमने क्या किया, हमने ये देखा, जो इसके अंदर मेन पॉइंट हमने ये देखा कि उसने कहा कि उसका टर्मिनेशन पीरियड दिया हुआ है, और जब टर्मिनेशन पीरियड आता है और उसके अंदर हमने कहा 3 ऑप्शन होती हैं कि टर्मिनेशन जो पीरियड है वो किसके हाथ में हो, लेसर और लेसी दोनों के पास राइट्स हो, लेसी के पास राइट्स हो या सिर्फ लेसर के पास है। 3 सिचुएशन है, इन 3 सिचुएशन में से हम देखा जो पहली सिचुएशन थी हमारी कि जो राइट्स है टर्मिनेशन के वो लेसी और लेसर दोनों के पास हैं। इस सूरत में स्टैंडर्ड कहता है IFRS 16 कहता है कि ये जो टर्मिनेशन पीरियड है, ये टर्मिनेशन पीरियड जो है वो लीज टर्म का पार्ट नहीं होगा, तो आपकी ये लीज जो है वो लीज कहलाएगी नहीं। जब ये लीज नहीं कहलाएगी तो हम क्या करेंगे, हम जो लीज एसेट्स आ रहे हैं, जो लीज लाइबिलिटीज आ रही हैं, उस उसको हम रिड्यूस कर लेंगे। तो वो उसका आसान तरीका क्या था, उसका आसान तरीका ये था कि आप इसका स्केड्यूल बना लें, जब स्केड्यूल बन जाएगा तो वहां से सारी चीजें जो है इसकी क्लियर हो जाएंगी।
ठीक है जी, हमने इसका स्केड्यूल बनाया और स्केड्यूल के हिसाब से हमने इसको ट्रीट कर लिया। तो ये हमारा पहला पोर्शन जो है इसका अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड पोर्शन की तरफ। सेकंड पोर्शन जनाब बात करता है आपसे, वो कहता है कि यहाँ पे ये शेयर बेस्ड पेमेंट से रिलेटेड है। शेयर बेस्ड पेमेंट जो है IFRS 2 की बात करता है। ये क्या कहता है? कहता हूँ दिसंबर 2020 ICL कैंसल्ड शेयर एप्रिसिएशन राइट्स। शेयर एप्रिसिएशन राइट्स हैं जो उसने कैंसिल किए हैं। शेयर एप्रिसिएशन राइट्स क्या होते हैं? ये इसको हम कहते हैं कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट। शेयर एप्रिसिएशन राइट्स क्या होता है? ये आपका कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट होती है जिसको उसने कैंसिल किया। ओरिजिनली ग्रांटेड 10 एग्जेक्टिव ऑन 1 जनवरी 2019, 1 जनवरी 2019 को दिया गया। 2019-2020 2 साल हो चुके, ठीक है जी। एंड देयर प्लेस इज 32,000 शेयर्स ऑप्शंस of those executive on the condition that they will remain in employment for next 2 years। उससे कहीं 2 साल का पीरियड था, 4 साल का पीरियड था, ठीक है जी। उस 4 साल के पीरियड में यहां आप खड़े थे 2019 पे, 1 साल 2020, तो यहां पे उसने क्या किया? कैंसिल कर दिया। फिर उसने कहा कि आप 2021 में भी मेरे पास रहेंगे और 2022 में भी मेरे पास रहेंगे, तो मैं आपको ऑप्शन दूंगा। ये जो ऑप्शन थी इसमें इसने 30,000 शेयर इशू किए थे। उसने कहा अगर आप मजीद 2 साल रहेंगे तो मैं आपको 32,000 शेयर दूंगा। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे उसने आपसे क्या बात की कि अगर ये पोर्शन जो है यहाँ पे कैंसिलेशन के बाद क्या होगा कि वो इसको रिप्लेस कर रहा है, इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट। ये रिप्लेसमेंट हो रही है। ये कैंसिलेशन तो है लेकिन कैंसिलेशन के अंदर ये रिप्लेसमेंट हो रही है। जब कैंसिलेशन के अंदर रिप्लेसमेंट होती है तो उसको हम क्या सपोज करते हैं कि ये मॉडिफिकेशन है। तो इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो मॉडिफिकेशन के हिसाब से होगा। ठीक है जी। तो अभी तक हमने जो बात की, हमने इतनी बात की कि एक पुरानी स्कीम थी जिसमें उसने 30,000 शेयर देने थे, उसके 2 साल आज कंप्लीट हो चुके हैं 2020 तक के। अगले 2 साल तक अगर वो हमारे साथ काम करेंगे तो हम उसको 32,000 शेयर देंगे। अब वो कहता है ICI ओरिजिनली ग्रांटेड 30,000 शेयर्स appreciation right of 10 executive will be settled in cash on condition। अब ये कैश में सेटल होगा। जब कैश में सेटल होगा तो लायबिलिटी जनरेट होगी, इक्विटी जनरेट नहीं होगी क्योंकि वो कैश में सेटलमेंट है। Then they will remain in ICI employment for next 4 years। अब 4 साल का पीरियड था लेकिन 2 साल के बाद कैंसिल हो गया। फेयर वैल्यू ऑफ ईच एप्रिसिएशन राइट्स ऑन 31 2019-2020 के उसके रेट्स उसके दिए हुए। 2019 में जो है उसकी प्राइस है वो 150 है और 2020 में जो उसकी प्राइस है वो 190 है। वक्त 31 दिसंबर द फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शंस एस्टिमेटेड 200। और वो जो नई ऑप्शन दे रहा है 32,000 शेयर्स की, उसकी प्राइस जो है वो 200 है। All executives are expected to remain in employment as required। Nothing has been recorded in 2020 in respect of appreciation rights and their cancellation। वो कहता है 2020 की एंट्री कोई नहीं की, 2019 की एंट्री उसने की हुई है। ठीक हो गया जी। अब जरा इसको देखें हुआ क्या। यहाँ पे हमें फेयर वैल्यूज दी हुई है। फेयर वैल्यू कितनी है? 150 और 120। तो उसने कहा कि जो फेयर वैल्यू है यहाँ 150 है, यहाँ जो फेयर वैल्यू है वो 120 है, ठीक है जी, सॉरी 190 है। और यहाँ जो फेयर वैल्यू है वो इस शेयर की कितनी है? 200 है। ये हमें क्वेश्चन में उसने दिया हुआ। चले अब थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं ये चीज क्या है। ये चीज ऐसी है कि इसमें जो चीजें नाम आ रहे हैं, हमें कैंसिलेशन का नाम आ रहा है, इसमें हमारे पास नाम आ रहा है रिप्लेसमेंट का नाम आ रहा है, इसमें नाम आ रहा है मॉडिफिकेशन का। तो पहले हम जरा डिस्कस करते हैं ये चीजें क्या है सारी, ये होता क्या है। ठीक है जी। सबसे पहले आप चीज कैंसिल करते हैं। जब आप कैंसिलेशन करते हैं
तो दो काम हो सकते हैं, कैंसिलेशन जब करेंगे या तो आप कैश पे पेमेंट करेंगे या आप कोई पेमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि चीज कैंसिल होगी ना, कैंसिल होगी तो कैश पे पे कर दो, नहीं पे करोगे तो आप कोई पेमेंट नहीं करोगे, दो काम हो गए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक तीसरा काम हो रहा है, वो क्या कर रहा है, वो नए शेयर इशू कर रहा है। जब वो नए शेयर इशू करता है तो इसको हम कहते हैं कि ये रिप्लेसमेंट है, और स्टैंडर्ड कहता है जब रिप्लेसमेंट होगी तो अब उसको मॉडिफिकेशन ट्रीट करो। ठीक है जी, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले भी करेंगे उसके जो 2020 का एक्सपेंस है वो पहले बुक करते हैं। ठीक है जी, 2020 का एक्सपेंस बुक करने से पहले मैं इसका पूरा स्केच बना देता हूँ, ये पूरा स्केच कैसे चलता है, ताकि हमें इजी हो जाए कि हमें पता लगे कि होना क्या है। देखिए जी, पहले हम क्वेश्चन करने से पहले हम देखते हैं कि होना क्या चाहिए था। हमें ये क्या चाहिए था कि 2020 में क्या होता, वो कहता है 2020 में 30,000 शेयर है उसके पास, उसका रेट क्या है, फेयर वैल्यू क्या है, 2020 की 150 है, इम्प्लाई कितने हैं, 10 है। ठीक है जी, और पीरियड कितना है, एक पहले साल का ये, तो 1/4 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका एक्सपेंस कितना हुआ जो उसने बुक करना है, 11.2 मिलियन उसने बुक करना है। अब हो जाएगा 2020 में, 2020 में अभी कैंसिलेशन तो एंड पे हुई है, तो इस तरह का रेट क्या है उसका, क्योंकि ये लाइबिलिटी है तो रेट चेंज होगा। अब 2 साल हो चुके हैं, 2/4 कर देगा, तो ये इसका आ जाएगा 28,500। ऑलरेडी कितना बुक कर चुका है ये, तो बैलेंस कितना बचेगा इसका, बैलेंस ये बुक कर लेगा 17,250। ठीक है जी, तो ये इसका जनाब एक्सपेंस हो गया 2019 का, और ये एक्सपेंस बुक करेगा 2020 में। ठीक है जी, तो अभी तक की पोजीशन क्या है, इसकी ये पोजीशन बनती है। तो अब क्या करेंगे कि ये खर्चा बुक कर लेते हैं इसका, ये जो खर्चा बुक नहीं हुआ ना इसको बुक कर लेते हैं पहले, ताकि ये काम हमारा खत्म हो, कि जो काम उसने नहीं किया हम कर लेते हैं पहले। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे किधर गया, ये रहा, एक्सपेंस कितना हुआ आपका, 17.25। ठीक है जी, तो आप इससे एक्सपेंस बुक कर लेंगे, और इतने से आप लाइबिलिटी को इंक्रीज कर लेंगे, एक्सपेंस डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट। ठीक हो गया जी, तो 2020 का उसने एक्सपेंस बुक नहीं किया था, हमने 2020 का एक्सपेंस बुक कर लिया। ठीक हो गया जी, अब क्या हुआ, अब वो कहता है ये तो कैंसिलेशन हो गई, जब ये कैंसिलेशन होगी अब अगले 2 साल का एक्सपेंस हमें चाहिए। ये 2 साल की बात हुई, अगले 2 साल में क्या होने वाला है, 2021 में क्या होने वाला है, 2021 में हमारे पास अगले 2 साल का एक्सपेंस कितना आने वाला है, 28,500, ये आ जाएगा सेम, मैं सेम फिगर लिख दी मैं दोबारा। अब 21 और 22 में कितना खर्चा बुक होना है, ये खर्चा बुक होना है अगले 2 सालों में। ठीक हो गई, तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं खर्चों को, हम अपना यही देखते हैं कि हमारे पास हुआ क्या है। अच्छा जी, अब हमने ये बात ये कर ली कि जनाब हमारी कितनी लाइबिलिटी बुक हो चुकी है, हमारी इतनी लाइबिलिटी बुक हो चुकी है। ठीक है ना जी, ये पहले साल बुक हुई, ये दूसरे साल बुक हुई, और टोटल जो है इतनी लाइबिलिटी बुक हो चुकी है। अब ये स्कीम कैंसिल हो गई, जब ये स्कीम कैंसिल हो गई तो ये लाइबिलिटी जो है, ये लाइबिलिटी भी कैंसिल होनी चाहिए ना, तो इस लाइबिलिटी को माइनस कर दो।
ठीक है जी। जितनी आपने लाइब्रेरी बुक की, पहले आपने 2020 का एक्सपेंस बुक नहीं किया था, हमने बुक कर लिया, एक्सपेंस बुक कर लिया। फिर हमने देखा कि पहले 2020 में 2019 2020 में हमने 28.5 बिलियन जो है हम लाइब्रेरी बुक कर चुके हैं। अब चूंकि स्कीम हो गई कैंसिल, तो लाइब्रेरी को क्या कर दो, जीरो कर दो। ठीक हो गया जी। अब आप बात करेंगे नई स्कीम में। हम नई स्कीम में चलेंगे। पिछली स्कीम का वाला खाता खत्म हो गया हमारा, तो पिछली स्कीम की सारी इन्फॉर्मेशन हमने बुक कर ली, एसिड में बुक कर ली, लाइब्रेरी में बुक कर ली, एक्सपेंस P&L में बुक कर ली। अब हम बात करते हैं नई स्कीम की। अब नई स्कीम में क्या हो रहा है, वो कहता है नई स्कीम में क्या होगा, आप शेयर दोगे दोगे उसको, 32,000 शेयर दोगे आप। उसका रेट कितना है, 200। कितने एम्प्लॉई होंगे, 10 एम्प्लॉई होंगे। ठीक है जी। और कितना पीरियड है इसका, कितना पीरियड जा चुका है, 2/4। आज 2 साल जा चुके हैं उसके, 4 साल का है, 2 साल निकल चुके हैं, 2 साल अगले हैं, अगले 2 साल बाद ये मिलना है। ठीक है जी। तो टोटल पीरियड 4 साल का है, लेकिन 2 साल इसके गुजर चुके हैं, 2 साल आगे बाकी। तो 2 साल का इसका पीरियड ले, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 32,000, 32 मिलियन। ठीक है जी। 32 मिलियन बन गया जो आपका खर्चा था। अब कितना एक्सपेंस ऑलरेडी बुक हो चुका है, आप इतना एक्सपेंस ऑलरेडी बुक कर चुके हो। पिछले स्कीम में आप इतना एक्सपेंस बुक कर चुके हो हर महीने, हर साल आपने P&L को चार्ज किया, 2 साल में चार्ज किया, टोटल इतना आप चार्ज कर चुके हो P&L को। इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी कितना बचा आपका, इतना खर्चा कम बुक हुआ है P&L में। ठीक है जी, समझ आई बात आपको, कि मैंने कहा कि जो नई स्कीम है उसके हिसाब से अगर 2 साल में खर्चा करता है, जो पिछले 2019 और 2020 का, ये मैं बात कर रहा हूँ 2019 और 2020 की। तो अगर मैं नई स्कीम के हिसाब से चलता है पिछले 2 सालों में, तो मुझे टोटल खर्चा बुक करना पड़ता है 32 मिलियन। लेकिन मैं P&L को कितना चार्ज कर चुका हूँ, मैं 28,500 28.5 मिलियन चार्ज कर चुका हूँ। तो 3.5 मिलियन जो है वो मेरा नहीं चार्ज हुआ हुआ, तो वो मैं चार्ज करूंगा अब। ठीक है जी। तो P&L में मैं क्या करूंगा, 3.5 मिलियन जो है ड्यू टू मॉडिफिकेशन जो है वो मैं चार्ज करूंगा। तो मेरा P&L जो है वो 32 मिलियन से डेबिट हो जाएगा 2 सालों के अंदर। ठीक है जी, यहां तक समझ आ रहा है। अब मैं आपसे एक बात करने लगा, तो गौर से सुनिएगा। आपने कहा सर लाइबिलिटी तो आपने जीरो कर दी, एंट्री क्या थी, एंट्री ये थी ना कि आपका P&L डेबिट हो रहा था, टू लाइबिलिटी क्रेडिट हो रही थी। तो आपका P&L डेबिट हो गया इतने से, और आपकी लाइबिलिटी क्रेडिट हुई इतने से। तो सर P&L में तो आपने मजीद ऐड कर लिया, तो P&L तो पहुंच गया आपका 32 मिलियन पे, और लाइबिलिटी तो आपने माइनस कर दिया, लाइबिलिटी तो जीरो कर दिया आपने। ये देखें, सही है कि कितना, लाइबिलिटी तो खत्म कर दी, माइनस कर दिया लाइबिलिटी से आपने। जितना लाइबिलिटी आपने ऐड किया था 28.5 मिलियन, उतना ही आपने माइनस कर दिया, लाइबिलिटी तो खत्म हो गई। अब 32 मिलियन की लाइबिलिटी किधर है, ये 32 मिलियन जो आप कह रहे हो एक्सपेंस हुआ, इसका पेएबल किधर है, लाइबिलिटी भी तो नहीं है, लाइबिलिटी जीरो हो चुकी है। तो सर इसका आंसर ये है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये है कि ये जो लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी मूव हो जाएगी इक्विटी में। जब आप लाइबिलिटी को डेबिट करेंगे तो क्रेडिट किसे करेंगे, इक्विटी को क्रेडिट करेंगे। क्यों, क्योंकि अब ये कैश सेटल से इक्विटी सेटल में कन्वर्ट हो चुका है। ये जो नई स्कीम है वो इक्विटी सेटल स्कीम है। तो यहाँ पे क्या होगा, जितनी भी लाइबिलिटी आप कम करेंगे वो कहाँ फॉल कर जाएगी, वो इक्विटी में ट्रांसफर हो जाएगी।
अब इक्विटी के अंदर जो है दो लायबिलिटीज, एक ये और एक ये, दोनों आएंगी, तो इक्विटी के अंदर आपका 32 मिलियन नजर आएगा और लायबिलिटी जीरो हो जाएगी। ठीक हो गया जी, समझ आ रहा है कि नहीं? चलें जी, तो ये हमारा पॉइंट जो है, इसके साथ ये पॉइंट भी हमारा जो है वो खत्म हो गया। तो यह पॉइंट दोबारा मैं डिस्कस कर देता हूं। हमने क्या किया इस पॉइंट में, हमने ये किया, हमने कहा कि ये शेयर बेस्ड हमारी स्कीम थी जिसको हमने कैंसल्ड किया। अब जब कैंसल्ड हुआ तो वो क्या हुआ, कैंसिल होके हमने लाइबिलिटी, हमने हमने पहले देखा कि 2 सालों में कितना खर्चा बुक होना था। जब प्रॉपर खर्चा बुक हो गया तो पहले हमें पता लगा 2020 में तो उससे कोई खर्चा एंट्री पास नहीं की। तो हमने क्या किया, हमने 2 साल का खर्चा निकाला और दूसरे साल का खर्चा जो है वो एसेट में ऐड कर लिया, लाइबिलिटी में ऐड कर लिया और एक्सपेंस में ऐड कर लिया। अब क्या हुआ, स्कीम चेंज हो गई। जब स्कीम चेंज हुई तो नई स्कीम आई। हमने कहा नई स्कीम में के हिसाब से 2019 और 2020 का खर्चा कितना होना था, 32 मिलियन होना था। वो कितना हुआ, 28.5 हुआ। जो बाकी बचा 3.5 मिलियन वो मजीद ऐड कर दो, पीएनएल को बढ़ा दो। पीएनएल बढ़ेगा, क्रेडिट किसको जाएगा, क्रेडिट इक्विटी में जाएगा। ठीक है, इक्विटी की हम वर्किंग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए उसको हमने दिखाया नहीं है। हम तो एसेट्स और लायबिलिटी बना रहे हैं, तो उसको हम इक्विटी में ले जाएंगे और 28.5 को हम लायबिलिटी से निकालेंगे और उसको हम क्या ले जाएंगे, इक्विटी में ले जाएंगे, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, चलो जी, हमारा आखिरी तीसरा पॉइंट आ गया। तीसरा पॉइंट कहता है जनाब, on 31st December 2020 TL issued further shares to increase its outstanding shares of 1 million to 2.2 million। वो कहता है उसका शेयर जो थे 1 मिलियन थे, उसको उन्हें 2.2 मिलियन करने के लिए 1.2 मिलियन की शेयर इशू कर दिए। द न्यू शेयर वर इशूड टू कुकीज लिमिटेड which then obtain control of TL market value of TL shares और 31 December 200। वो कहता है कि जनाब उसकी मार्केट वैल्यू जो है उसने ट्रेन करनी है 300 तक, इसलिए उसने उसको नए शेयर जो इशू कर दिए हैं। ICL ऑन 0.6 मिलियन शेयर्स। अब 0.6 मिलियन शेयर उसने ऑन किए हुए हैं, तो उसकी परसेंटेज कितनी बनेगी देखें जरा। 0.6 मिलियन ऑन किए हुए, टोटल 1 मिलियन है, तो उसका कितना बढ़ जाएगा, 60% उसका शेयर है अभी। ठीक है जी, लेकिन बाद में क्या होगा, जब ये 0.6 को आप डिवाइड करेंगे 2.2 पे, तो उसका शेयर आ जाएगा 27 मिलियन। तो पहले क्या था, वो पहले आपका कंट्रोल था, वो आपकी सब्सिडी थी, लेकिन जब वो मजीद शेयर इशू करेगा तो वो क्या बन जाएगा, वो आपका एसोसिएट बन जाएगा। ठीक हो गया जी, तो हम क्या करेंगे, हम इसके एसोसिएट की अकाउंटिंग करेंगे। अब वो कहता है कि 2007 में क्या हुआ, द कैरिंग वैल्यू ऑफ टी एसेट्स एक्सक्लूडिंग प्रोसीड्स फ्रॉम फर्दर इश्यूज एंड टी लायबिलिटीज ऑफ आईसीएल कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज 450 एंड 85 respectively. In addition, goodwill is 57,000 million recognized upon the TL नो सब्सिडी। अब वो कहता है जनाब उसकी गुडविल इतनी है, एनएसएट इतने हैं, लायबिलिटी इतनी है। ठीक है जी, हमने क्या किया, हमने कंट्रोल लूज कर दिया है। जब कंट्रोल लूज करेंगे तो क्या होगा, एसेट चले जाएंगे। ठीक है ना जी, एसेट्स कितने हैं आपके, एसेट्स आपके 405 रुपए के आपके पास नहीं रहेंगे। आपकी बैलेंस कंसोलिडेशन नहीं बनेगी ना, आप जब कंसोलिडेशन नहीं बनेगी तो आपके एसेट्स निकल जाएंगे, आपकी लायबिलिटी निकल जाएंगी और आपकी गुडविल जो है वो भी नहीं रहेगी। ठीक है जी, तो ये तीन चीजें आपके पास नहीं रहेंगी। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है कि तीन चीजें आपके पास नहीं रहेंगी। आप कंसोलिडेशन बना रहे थे, आप कंसोलिडेशन नहीं बनेगी क्योंकि एसोसिएट हो गई है। तो जब एसोसिएट नहीं होगी तो आप क्या करेंगे, आप अपने एसेट्स खत्म करेंगे, माइनस करेंगे, लायबिलिटी को इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है जी, और गुडविल को आप डिक्रीज कर लेंगे। इसका एनसीआई अगर निकालेगा हम, इसका एनसीआई कैसे निकलेगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटी इंटू 40%। 60% है इसकी परसेंटेज, तो 40% आप निकालेंगे तो 128 इसका एनसीआई आ जाएगा। एनसीआई भी इसका खत्म हो जाएगा हमारी बैलेंस शीट से, कंसोलिडेशन में एनसीआई भी नहीं रहेगा, तो एनसीआई को खत्म करने के लिए, क्रेडिट खत्म करने के लिए डेबिट कर लेंगे, तो एनसीआई भी आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब इसका टोटल अगर आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 249। ठीक है जी, अब इसकी आप फेयर वैल्यू देखेंगे, इसकी फेयर वैल्यू कितनी है।
हमारी इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू निकाल ले जरा, यहाँ इसकी फेयर वैल्यू निकाल ले, फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है। आपने क्या कहा, आपने कहा इसके पास कितने शेयर है, 1 मिलियन शेयर है इसके पास, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 300, ठीक है जी। और उसमें हमारा शेयर कितना है, 60% हमारा शेयर है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 मिलियन। तो फेयर वैल्यू कितनी है आपके पास, 180। 180 में से 249 माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस आ जाएगा 69। ठीक हो गया जी, तो आपको लॉस हो गया। इस लॉस को मैं यहाँ लिख देता हूँ, लॉस ऑन डिस्पोजल 69। ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखें आपके एसेट्स कितने के गए, 405 से आपके एसेट कम हो गए। आपकी गुडविल कितने से गई, 57 से आपकी गुडविल गई। और आपकी लाइबिलिटी कितने से इंक्रीज हुई, आपकी लाइबिलिटी गई 85 से। तीनों चीजें आपकी चली हो गई, ठीक है जी। और आपकी फेयर वैल्यू इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट कितनी होगी आपकी, 180। आपका एसेट जो है, इन्वेस्टमेंट जो है आपकी, आपकी इन्वेस्टमेंट एसोसिएट हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट एसोसिएट जो है आपकी 180 जो इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो ये आपका चैप्टर जो है यहाँ पे क्लोज हो गया। अब इसका आप टोटल कर लें, इसका टोटल जो होगा सबका जब आप टोटल करेंगे तो वो आपका आ जाएगा 3105 43 188 364.38 और 337.74। ठीक है जी, तो ये पहले आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर आ गया आपका। अब इस प्रॉफिट को, जो आपने प्रॉफिट निकाला है, ये जो आपका प्रॉफिट निकला है ना, इस प्रॉफिट को आप यूज करेंगे रिटेन अर्निंग के अंदर, लेकिन इसको आप रीशफल करेंगे, इसके जो है एनसीआई का पोर्शन जो है वो आप लेके आएंगे। ठीक है जी, तो मैं इसी प्रॉफिट को लेके जाता हूँ रिटेन अर्निंग में। ठीक है जी, तो यहाँ पे वो प्रॉफिट आएगा आपका, आपका ओपनिंग प्रॉफिट कितना था वो यहाँ पे आएगा आपका। ठीक है जी, पहले साल का प्रॉफिट कितना आपका आया था यहाँ पे, 337.74, और दूसरा आपने लिया था 364.38। ठीक है जी, तो ये प्रॉफिट जो मैंने ऊपर कैलकुलेट किए थे वो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। इस पे से मैं एनसीए का पोर्शन लेके आऊंगा, और जब बैलेंस डिफरेंस होगा वो मैं पी एंड एल में ले जाऊंगा। ठीक है जी, अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको फटाफट सॉल्व करते हैं, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। चलो जी, हम वापस आते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ देखें जी क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है हम सारी एज इट इज फीड करेंगे। देखें जी, हमारे पास कितना है, कहता है द शेयर कैपिटल कंसोलिडेटेड रिटर्न अर्निंग एंड नॉन कंट्रीब्यूटिंग इंटरेस्ट कितना है, 700 है और 1030 है, और उसमें जो रिस्पेक्टिव किया है 310 है। तो ये आपको पास ओपनिंग दिया हुआ सारा। ठीक है जी, तो ओपनिंग जो है आप एज इज जो है 700 1034 और 310, ये सारा चीजें जो है ओपनिंग आप इसमें ऐड कर लें। ठीक है जी, 700 यहाँ पे दिया हुआ आपको, रिटेन अर्निंग का कितना दिया हुआ उसने, 1013, और उसने दिया हुआ आपको एनसीआई कितना दिया हुआ, 310। ठीक है जी, ओपनिंग की इन्फॉर्मेशन सारी आ गई आपके पास। आगे चले जी, आगे वो आपको क्या कह रहा है जी, आगे वो आपको कह रहा है जनाब 312 क्या है इसमें, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंटेड टू रुपीज 440, 440 आपका है। 2019 का आपका 315 है, ऑफ विच 60 मिलियन और 50 मिलियन क्या आपका एनसीआई का शेयर है। ठीक है जी, तो ये इसको फिगर को हम उठा लेते हैं। ठीक हो गया जी, तो यहाँ पे आप उठा लें,
कंपैरेटिव में देखें एनसीआई कितना दिया हुआ आपको 50 दिया हुआ, 50 में से ये माइनस करें तो आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना, रिटर्न कितना आ जाएगा 287.74। ठीक है जी, तो ये 50 दिया हुआ था उसने यहाँ पे, ये रहा 50, और इस साल का कितना है, नेक्स्ट ईयर का 60 है। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर का 60 भी लिख लेते हैं, तो इसका आ जाएगा 304.38। ठीक है जी, चलो जी। अब वो डिविडेंड की बात कर रहा है, डिविडेंड देखें क्या होता है। कहता है जी कि 2019 अगस्त को क्या हुआ, आईसीएल मेड अ बोनस ऑफ 20%, 20% बोनस दिया। बोनस किसका देगा, 700 उसका शेयर है, उसका 20% वो देगा, तो वो कितना बोनस देगा, 140 बोनस देगा। 2019 में बोनस दिया 140, तो ये 140 का बोनस जो है हम यहाँ पे लिख लेते हैं। वन फोर्टी का बोनस जो है यहाँ से बोनस इश्यूड बाय आईसीएल 2019 का। ठीक हो गया जी, 700 भी हो गया, 40 भी हो गया, तीनों फिगर इसकी भी आ गई, और आपका 190 एक्विजिशन ऑफ सब्सिडीज। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसका टोटल आ जाएगा आपका 840, 1160.74 और 550। ठीक हो गया जी, अब यहाँ देखते हैं कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे पास बाकी है। वन 128। अच्छा जी, यहाँ देखें जी आगे क्या कहता है, ऑन 1 मार्च 2020 आईसीएल डिक्लेयर्ड अ फाइनल डिविडेंड फॉर द ईयर 2019 15%, 15% उसने फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया। तो अब इसकी इक्विटी कितनी हो गई है, 700 प्लस 140, 700 प्लस 140 इक्विटी हो गई उसकी। उसका उसने कितना परसेंट लिया, 15%, तो वो कितना आ गया 126। ठीक है जी, तो 126 यहाँ से माइनस कर दें। उसका क्या, 20 को क्या हुआ, जीएल मेड एन इंटरम कैश डिविडेंड 20, इंटरम कैश डिविडेंड 20 उसने पे किया, तो वो कितना बनेगा, इंटरम कैश डिविडेंड 20 पे किया उसने जीएल ने, तो उसका जनाब इसका 500 इंटू 20% इंटू 20%, ये 20% एनसीआई का है, तो एनसीआई का शेयर कितना हुआ इसमें 20। ठीक है जी, तो एनसीआई का टेट हम यहाँ पे 20 ले लेते हैं। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे देखे जी, हमने कहा था 32 मिलियन जो है हमारा होल्डिंग था इसमें शेयर्स में, मॉडिफिकेशन हमने की तो हमने 32 मिलियन का किया, हमने कहा यहाँ पे लाइबिलिटी कन्वर्ट होकर इक्विटी पे जाएगी, तो 32 मिलियन यहाँ पे लाइबिलिटी में लिख लें आप इसका। ठीक है जी, और 128 मिलियन क्या था हमारा, हमारा एनसीए जो था वो 128 मिलियन निकला था हमारा तीसरे केस में जब हमने सेल किया था इसको। ये आपका जो टीएल को थर्ड पॉइंट में जो हमने सेल किया था ना, 128 मिलियन निकाला था हमने, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये रहा, तो ये 128 जो है आपका यहाँ पे ये लाइबिलिटी आ गया। ठीक हो गया जी, 32 आ गया 126, तो यहाँ पे आपका टोटल आ जाएगा 840, 1339.12, 32
और आपका 462। ठीक है जी। तो ये सर आपका ये भी क्वेश्चन जो है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सारा सॉल्व हो गया। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही बहुत है, टाइम काफ़ी आगे चला गया। तो बाकी जो क्वेश्चन इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट ट्यूसडे को हम करेंगे। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इसमें जो है वो कोई क्वेश्चंस आपके होंगे तो वो इंशाल्लाह आप मुझे व्हाट्सएप पे कर दें, या फिर आप नेक्स्ट क्लास जब स्टार्ट होगी तो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से लिए आज के लिए इतना काफ़ी है। तो इजाज़त है मुझे। कोई क्वेश्चंस आपके होंगे तो आप व्हाट्सएप पे आ सकते हैं, या नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट से पहले जो है इसको हम जो है वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी। तो अल्लाह हाफ़िज़, मेरी तरफ से इजाज़त है। आज का लेक्चर हम ख़त्म करने लगे।